नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 से। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता के लिए हुए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम 43वें आसियान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कल शाम ही नई दिल्ली वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक और बड़ी खबर आ रही है, जकार्ता में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बातचीत। द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी चर्चा। हुई चर्चा, व्यापार आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों में बातचीत। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर प्रहलाद जोशी का जवाब। सत्र बुलाने पर विपक्षी दलों से चर्चा नहीं होती है। सदन के कामकाज पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है, यह उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश, बसों के जरिए भारत मंडपम तक आए मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकारी गाड़ियों से भारत मंडपम ना जाएं, यह भी कहा गया है। एक और बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव के लिए बनी कमेटी की आज बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में करीब 40 मिनट तक चली बैठक। कमेटी में 8 से 7 सदस्यों ने बैठक में लिया हिस्सा। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन पर बोले भगवंत मान ने कहा, हम अकेले चुनाव लड़ना भी जानते हैं, हमें अकेले सरकार चलाना भी आता है। 7वीं बड़ी खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। पार्टी की नीतियों से नाराज होकर दिया इस्तीफा। चंद्र कुमार बोस साल 2016 में बीजेपी में हुए शामिल। और महाराष्ट्र के जालना में लाठीचार्ज का मामला, शिवसेना उद्धव गुट के नेता राज्यपाल से मिले। राज्यपाल से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर, यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला जो है गर्मा गया। 100 से ज्यादा पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज है। 50 नामजद हैं, 50 से ज्यादा अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। और इन खबरों के सफर की शुरुआत करने के लिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज हमारे शो में कर्टन रेजर में क्या क्या है जो कि आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब उसकी बात करते हैं। पहली खबर, भारत के विश्व गुरु बनने की यही है पहचान। 18 देशों ने बदला पीएम मोदी के लिए प्लान। सोचिए जरा, क्या है ये पूरी खबर, आपको जरूर देखनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, आसियान का मंच होगा, चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार होगा। विवादित नक्शे के बाद पहली बार करारा जवाब मिलेगा। तीसरी खबर, 2023 के आयोजन का 1983 से क्या कनेक्शन है। G20 समिट से इंदिरा नेहरू का नाम कैसे जुड़ा है। चौथी खबर, इंडिया भारत के बीच नाम बदलने की लड़ाई जिन्ना तक कैसे आई। पॉलिटिकल स्टोरी जबरदस्त है। और पांचवी खबर, संसद के विशेष सत्र को लेकर चिट्ठी बनाम चिट्ठी का खेल। 18 से 22 सितंबर तक का एजेंडा क्या है, एक्सक्लूसिव श्री गणेश होगा। इस सब के बीच में फिक्र आपकी में सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे। ध्यान से देखिए तस्वीरें। पीएम मोदी 1 घंटे पहले इंडोनेशिया रवाना हुए। भारत में G20 शिखर सम्मेलन से पहले वो जकार्ता में आसियान और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इन 2 वैश्विक सम्मेलनों में 18 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्त शेड्यूल के कारण पहले से तय अपना प्लान बदल दिया है। यह अहम जानकारी देने से पहले जकार्ता से थोड़ी देर पहले आई कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन उससे पहले यह तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से रवाना हो रहे हैं उसका वीडियो सामने आया है। यह देखिए तस्वीरें। लेकिन उससे पहले रूस के रक्षा मंत्री को सम्मान, जापान के पीएम का वेलकम हुआ है, कनाडा के पीएम का स्वागत हुआ है। और यह देखिए, उपराष्ट्रपति को कमला हैरिस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आसियान समिट, और खासकर यह देखते हुए कि आसियान का बैकग्राउंड क्या है। हाल ही में आसियान से पहले बहुत बड़ी बड़ी वॉर ड्रिल्स चल रही हैं। अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए, चाइना को मैसेज देने के लिए फिलीपींस के साथ वॉर ड्रिल की, जापान के साथ वॉर ड्रिल की गई है। बताने की कोशिश की गई है कि चीन को क्या मैसेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसे समय में आसियान का होना और फिर जापान में G7 समिट में भाग लेने के बाद, ये देखिए तस्वीरें देखिए। पापुआ न्यू गिनिया का दौरे पर थे प्रधानमंत्री, यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। एयरपोर्ट पर ही पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में उनके पैर छुए थे। इसके बाद पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस मंच पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उन्हें बॉस कहा था। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। इंडोनेशिया में पीएम मोदी के लिए समय में कैसे और क्यों बदलाव किया गया, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है।
मेहमानों के नई दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन्हीं तैयारियों और व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए हैं। 7 सितंबर यानी गुरुवार को 10 देश भारत आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस समिट की शुरुआत पहले सुबह 8:30 बजे होनी थी, लेकिन पीएम मोदी की व्यस्तता को देखते हुए इसे 1 घंटे पहले कर दिया गया, यानी अब इसकी शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी। इसी तरह 7 सितंबर को ईस्ट एशिया समिट होनी थी, इसमें भी पीएम मोदी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब इस मीटिंग को तय वक्त से करीब 1.5 घंटे पहले शुरू होना होगा। यह बदलाव भी पीएम मोदी के लिए किया गया है ताकि वो जल्द दिल्ली लौट सके और G20 सम्मेलन की आखिरी तैयारी कर सके। प्रधानमंत्री जी वो वापस जल्दी आ सके, उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियन साइड ने, जो कि ईस्ट एशिया समिट का जो कि टाइमिंग है वो थोड़ा सा आफ्टरनून में पहले था, उसको एडवांस करके फोरनून में कर दिया। सो 9 से 10 बजे तक आसियान इंडिया समिट होएगी, 15 मिनट का उसके बाद गैप होएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होएगी। तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद फ्री हो जाएंगे और वापस आ सकते हैं। पीएम मोदी कल ही दिल्ली लौट आएंगे। इसके बाद परसों यानी शुक्रवार को 3 द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि पीएम मोदी और बाइडेन के बीच ये द्विपक्षीय बातचीत जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास में होगी। G20 का वेन्यू भारत मंडपम दूसरे विकल्प के तौर पर रखा गया है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मीटिंग हैदराबाद हाउस में हुई थी। उसकी तस्वीरें भी हम सबने देखी थी, उनको वॉक करते हुए, साथ में घूमते हुए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि भारत आसियान देशों का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े ग्लोबल समिट G20 की व्यवस्था के बावजूद 4,500 किलोमीटर दूर जकार्ता जा रहे हैं? तो इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। पहला, आसियान देशों के साथ भारत का अटूट रिश्ता, और दूसरा है चीन, जिसे घेरने के लिए आसियान का मंच सबसे सटीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जकार्ता में जो 3 प्रमुख मुद्दे उठाएंगे उसमें चीन सबसे अहम होगा। यहां वो आसियान देशों के साथ चीन की तरफ से जारी नए नक्शे को लेकर बात कर सकते हैं। आसियान और ईस्ट एशिया समिट के दौरान चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी हो सकता है। ऐसा हुआ तो चीन की परेशानी बढ़ सकती है। ये हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। आसियान समिट शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले इन्होंने एशियाई देशों की हालत यूक्रेन जैसी करने की धमकी दी। चीन ने ऐसी धमकी क्यों दी, इसे समझना मुश्किल नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आसियान और ईस्ट एशिया समिट के दौरान चीन के विस्तारवादी नीति का मुद्दा उठा सकते हैं। चीन के नए विवादित नक्शे पर आसियान देशों से बात कर सकते हैं। असल में चीन ने हाल ही में एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के अरुणाचल और अक्साई चिन को ही नहीं बल्कि आसियान ग्रुप में शामिल इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों के इलाकों को भी अपना बताया था। इस पर भारत समेत इन सभी देशों ने कड़ा ऐतराज जताया था। जो 9 डैश लाइन बना के आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर ज़्यादातर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडो पैसिफिक में अपने नाम कर लिया है, और उसकी प्रॉब्लम है मलेशिया से भी, इंडोनेशिया से, ब्रुनेई से, फिलीपीन से भी। तो ये सारे देश अब इकट्ठे हो रहे हैं और चीन की जो दादागिरी है उसके अगेंस्ट भारत के साथ एक प्रकार अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। आसियान के अलावा जकार्ता में ईस्ट एशिया समिट भी होगा, जिसमें आसियान में शामिल 10 देशों के अलावा चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान और रूस शामिल होंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि समिट में शामिल चीन के प्रीमियर ली कियांग को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उनके सामने एशिया समिट में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने और कर्ज पीड़ित देशों को चीनी चंगुल से बचाने पर भी चर्चा हो सकती है। आसियान के ज्यादातर देश चीन के प्रभाव में फंसे हुए हैं। चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए आसियान सेंट्रलिटी के नारे के साथ इस मंच को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन
भारत की तरफ से मिल रहे सहयोग के बाद आसियान के ज्यादातर देश मान रहे हैं कि साउथ चाइना सी में चीन के बेबुनियाद दावों को किनारे लगाने का ये सही समय है। इसीलिए जकार्ता में पहली बार चीन पर अंकुश लगाने वाला संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी हो सकता है। आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होकर भारत के पास चीन को उसी के कुछ पड़ोसी देश के जरिए घेरने का अच्छा मौका है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी आसियान देशों की अहमियत भारत के लिए काफी ज्यादा है, खासकर दक्षिण चीन सागर, क्योंकि इसी रूट से भारत 50% से अधिक का व्यापार करता है। आसियान में शामिल कई देशों के लिए भी साउथ चाइना सी काफी अहम है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से यहां तनाव बढ़ाता रहता है। ऐसे में आसियान का मंच चीन को घेरने के लिए बिल्कुल सही है और आसियान में शामिल देशों की सेनाएं दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के खिलाफ मजबूत हो सकें, भारत इसके लगातार प्रयास भी कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये भारत की सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसकी ताकत आसियान में शामिल देश वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया पाना चाहते हैं। वियतनाम के साथ ये सौदा $625 मिलियन का हो सकता है। फिलीपींस की बात करें तो उसके साथ जनवरी 2022 में ही ब्रह्मोस मिसाइल की ये डील करीब $375 मिलियन की फाइनल हो चुकी है। इसकी पहली डिलीवरी दिसंबर 2023 में होने वाली है, जबकि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस वाला ये समझौता $200 मिलियन का हो सकता है। भारत इनके साथ मिलकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में, क्योंकि ये जितनी एशियान कंट्री हैं ये ज़्यादातर पहले चीन के बहुत नज़दीक मानी जाती, आज वही बहुत परेशान हैं चीन की दादागिरी से, क्योंकि चीन जो है छोटे छोटे देशों को दबाने की कोशिश करता है। ब्रह्मोस के अलावा फिलीपींस ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में भी रुचि दिखाई है। इसके अलावा फिलीपींस ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम भी भारत से खरीदना चाहता है। वहीं इंडोनेशिया से ब्रह्मोस के अलावा 400 mm नवल गन सिस्टम की डील भी फाइनल हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि जो हथियार भारत आसियान देशों को देगा, उनकी तैनाती साउथ चाइना सी में हो सकती है। इसके अलावा भारत को इसी बहाने अपने हथियारों का बाजार बढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए, आसियान देशों की एक और सबसे बड़ी जरूरत पश्चिमी देशों को अभी यह है कि आसियान देश भारत के साथ मिलकर चीन का एक ऑल्टरनेट तैयार कर रहे हैं। जब चीन में इकोनॉमी गिर रही है तो ये वो आसियान देश हैं जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग का लोड भारत के साथ मिलकर उठाने के लिए तैयार हैं और वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। बकायदा एक बहुत बड़ी मैगजीन इकोनॉमिस्ट में इसको लेकर एक बहुत विस्तार से लेख भी छप चुका है और इसीलिए ये विजिट जो है वो बहुत जरूरी है। हाल ही में पुणे के एक एक्टिविस्ट प्रफुल्ल शारदा ने आरटीआई के जरिए एक जानकारी मांगी थी कि 9 साल में पीएम मोदी ने अब तक कितने दिन ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पीएमओ ने इसके जवाब में बताया कि पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक कोई छुट्टी नहीं ली है, वो लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी कहते रहे हैं कि वो बिना थके बिना रुके देश की सेवा में जुटे रहते हैं। इसकी एक झलक फिर से देखने को मिली नई दिल्ली से जकार्ता फिर द्विपक्षीय वार्ता के लिए पीएम के इन बिजी 72 घंटों की ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आज दोपहर में पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली। इसी के बाद उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। शाम 7:30 बजे तक वो लगातार ऐसे ही कई बैठकों में शामिल रहे। रात 8 बजे जकार्ता के लिए रवाना हुए। वो 7 घंटे का हवाई सफर करके भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3 बजे जकार्ता पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे वो होटल से भारत आसियान समिट में शामिल होने के लिए निकलेंगे। 8:45 पर वो ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इसके फौरन बाद वो नई दिल्ली लौटने के लिए सुबह 11:45 पर विमान में होंगे और शाम करीब 6:45 पर लैंड करेंगे। इसके बाद 8 सितंबर को 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें बाइडेन के साथ होने वाली बैठक भी शामिल है। चीन से जुड़ी एक और खबर जिसका कनेक्शन G20 शिखर सम्मेलन से। मुद्दा वासुदेव कुटुंबकम का बनाम शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां वासुदेव कुटुंबकम और कहां वन बेल्ट वन रोड परियोजना, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो इन्हीं सवालों का हम आपको जवाब देने वाले हैं
आपको याद होगा, भारत ने जब G20 मीटिंग की थीम वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी धरती एक परिवार जैसी है को बनाया तो चीन ने इसका विरोध किया था। चीन की दलील थी कि यह संस्कृत का श्लोक है और संस्कृत संयुक्त राष्ट्र की भाषा वाली लिस्ट में नहीं है, इसीलिए इसको बदलना होगा। हालांकि बाकी देशों को इस पर कोई एतराज नहीं था। भारत ने भी चीन के विरोध को दरकिनार कर अपना रुख कायम रखा। ऐसे में चीन की दलील का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी खबर को समझने से पहले आप विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सुनिए, जो उन्होंने G20 समिट में शी जिनपिंग के नहीं आने पर जो सवाल पर दिया। The fact that President Putin and President Xi are not going to be present at the New Delhi meet, has that cast a shadow on the summit? Not really. I mean, look, I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. I do think, my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. जयशंकर ने अंग्रेजी में दिए अपने बयान में कहा कि आई थिंक एवरीबॉडी इज कमिंग विद अ ग्रेट डील ऑफ सीरियसनेस, यानी मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई गंभीरता के साथ इस बैठक में शामिल हो रहा है। पहले सम्मेलन में शी जिनपिंग को आना था, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अब चीन के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग भारत के विरोध के कारण सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे? क्या विरोध की एक वजह वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र और चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी है? क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आप खुद देखिए। भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन का थीम वसुधैव कुटुंबकम हर तरफ छाया है, लेकिन चीन जल भुन रहा है। सवाल है कि उसे वसुधैव कुटुंबकम क्यों चुभ रहा है? इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानना जरूरी है। संस्कृत का ये श्लोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया एक परिवार है। G20 के लोगो और दस्तावेजों में हर जगह ये छपा है। इसके ठीक नीचे अंग्रेजी में लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक धरती एक परिवार एक भविष्य। अब मोटो चीन की चुभन का सबब है। चीन की चाहत थी कि उसका वन बेल्ट वन रोड G20 के साझा घोषणा का हिस्सा बने, जबकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात कह रहा है। चीन ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन भारत के आगे उसकी एक नहीं चल रही। चाइना का यह प्रयास था कि उसका जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना कहता है कि दुनिया के देशों के लिए फायदेमंद है, उसको G20 के एजेंडाज में इंक्लूड नहीं किया गया। उसके चलते डेफिनेटली यस, चाइना भारत की लीडरशिप को अपोज कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौर में G20 समूह में भी ध्रुवीकरण हो चुका है। भारत जहां पूरा विश्व एक परिवार की थीम पर चल रहा है, तो चीन सिर्फ अपना हित साधने में जुटा है। चीन जब अपनी विस्तारवादी चाल में सफल नहीं हुआ तो उसने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मुद्दा उछाला। उसने कहा कि ये लाइन उसके वन बेल्ट वन रोड से प्रेरित है, इसलिए वन बेल्ट वन रोड को शामिल किया जाना चाहिए, न कि वसुधैव कुटुंबकम को। शी जिनपिंग सरकार के साथ बीजिंग के संस्कृत के जानकारों ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का अर्थ समान नहीं है, क्योंकि इसमें भविष्य की बात नहीं है, इसलिए इसे साझा घोषणा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सूत्र बता रहे हैं कि G20 के शेरपा यानी वार्ताकार दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए मानेसर में मिलने वाले हैं और इसके आसार ना के बराबर हैं
कि इसमें वन बेल्ट वन रोड का जिक्र हो। चाइना को ये दिख रहा है कि उसका जो अजम्पशन था कि दुनिया में उसका रोल रहेगा, दबदबा, कि आने वाले वक्त की दुनिया की शेप क्या होगा, ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है उसमें चाइना का दबदबा रहेगा यूरोप के अलावा। अब चाइना को सडनली दिख रहा है कि ये तो इंडिया का दबदबा बनना शुरू हो गया है। तो चाइना डेफिनेटली भारत से बहुत परेशान है। चीन का दर्द इतना ही नहीं है, उसे महर्षि शब्द पर भी आपत्ति है। चीन कह रहा है कि संस्कृत में महर्षि का मतलब संत या ऋषि से है, लेकिन सच्चाई ये है कि महर्षि संक्षिप्त रूप है जिसका फुल फॉर्म मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव है। चीन का निजी एजेंडा G20 में पूरी तरह डिरेल है, जिससे उसकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। अब यहां यह भी समझ लीजिए कि चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट क्या है और शी जिनपिंग इसके लिए क्यों जी जान से जुटे हुए हैं। चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक ताकत की धाक जमाना चाहता है। उसके इस प्रोजेक्ट से दुनिया के 150 देश जुड़े हुए हैं। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए चीन ने कर्ज डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। कर्ज डिप्लोमेसी का मतलब जो देश इस परियोजना से जुड़े हैं उसे वो पैसे देता है, लेकिन इसी जाल में फंसकर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश कंगाल भी हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो 150 देश इसमें जुड़े हैं उनमें से 2/3 देश से भी ज्यादा कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ही चीन की खराब इकोनॉमी की एक सबसे बड़ी वजह है। अब बात G20 के आयोजन से जुड़े राजनीतिक विवाद की। इस विवाद के केंद्र में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक आ गई। कैसे, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। दिल्ली में 3 दिन बाद 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है। यह आयोजन प्रगति मैदान में बने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में होगा। यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसे बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। देश में पहली बार हो रहे इतने बड़े इवेंट को भव्य बनाने के लिए भारत मंडपम को खास तौर पर तैयार किया गया है। अब कांग्रेस G20 के आयोजन के तरीके पर सवाल उठा रही है। सम्मेलन की भव्यता को सरकार के चुनाव प्रचार का हथकंडा बता रही है। जवाब में नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए बड़े सम्मेलनों का उदाहरण पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने मार्च 1983 का एक वीडियो जारी किया है, जब दिल्ली में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। यासिर अराफात, फिदेल कैस्ट्रो जैसे नेता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा साल 1956 में देश में पहली बार हुआ यूनेस्को सम्मेलन की भी मिसाल दी जा रही है, जो दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। तत्कालीन PM नेहरू ने दुनिया भर के नेताओं की अगवानी की थी। अब कांग्रेस के हमलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। If somebody felt that they were most comfortable in Lutyens Delhi or completely comfortable in Vigyan Bhavan, that's their prerogative. That was their world. So yes, you have had summit meetings where the impact of the country probably went 2 kilometers on a good day out of Vigyan Bhavan. This is a different government. It's a different era. It's a different thought process. A Prime Minister felt, and all of us have worked in that direction, that the G20 is something which should be treated as a national endeavor. For those who feel that we should be stuck in 1983, I mean, please, you are welcome to be stuck in 1983. I'm sorry, the country has moved on. We are in 2023. विदेश मंत्री एस जयशंकर आयोजन को 2023 में बदले भारत की पहचान बता रहे हैं। कांग्रेस विरोध में इतिहास के पन्ने पलट रही है। कांग्रेस ने 1983 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का वीडियो जारी किया। आखिर उस वक्त दिल्ली में क्या हुआ था? क्या उस वक्त भी आज की तरह बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी? फिर 1956 में पहली बार इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी कर रहे भारत की तैयारियां कैसी थी? हम इतिहास के पन्नों से उसके कुछ तथ्य वीडियो लेकर आए। आप देखिए।
ये तस्वीरें साल 1983 की हैं। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। दिल्ली 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही थी। सम्मेलन का वीडियो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बिना शोर शराबे और स्वार्थी प्रचार के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। फिडेल कैस्ट्रो जैसे नेता अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ शामिल होने पहुंचे थे। वीडियो के बहाने G20 को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने सरकार पर G20 बैठक का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। अब राजनीति 1983 से 27 साल और पहले 1956 तक जा पहुंची है, जब देश में पहली बार एक बड़ा आयोजन हुआ। नेहरू के कार्यकाल में दिल्ली ने 9वें यूनेस्को सम्मेलन में दुनिया के नेताओं का स्वागत किया। विज्ञान भवन को इसी आयोजन के लिए बनाया गया। इसके साथ ही मेहमानों को ठहराने के लिए होटल अशोक का निर्माण हुआ। मेहमानों के मनोरंजन के लिए आज की तरह कई कल्चरल इवेंट भी हुए। साफ है कि वक्त के साथ वैश्विक स्तर के आयोजन की भव्यता और उसकी तैयारियां बदलना स्वाभाविक है। ऐसे में इतिहास के आईने से वर्तमान को देखना आखिर कितना सही है? भारत मंडपम G20 पर जारी राजनीति के केंद्र में है। यानी भारत मंडपम दुनिया में देश की पहचान का एक नया प्रतीक बन चुका है। यहां हम आपके साथ इससे जुड़ी कुछ खासियत शेयर करना चाहते हैं। प्रगति मैदान में बना नया कन्वेंशन सेंटर 2700 करोड़ की लागत से बना है। अकेले भारत मंडपम पर 750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इमारत को शंख के आकार में डिजाइन किया गया है। पहले फ्लोर पर 18 कमरे और दूसरे फ्लोर पर 2 बड़े हॉल बने हैं। तीसरे फ्लोर पर हॉल और एम्फी थिएटर हैं, जहां एक बार में 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहां 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। भारत मंडपम में 5000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि G20 है क्या? क्योंकि आजकल आप अखबारों पे, टीवी चैनलों पर, सड़कों पर, मेट्रो पर, चौक चौराहों पर, दिल्ली और देश में जगह जगह G20 के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। G20 को लेकर तैयार हो रही दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए अब 2 मिनट में हम आपको G20 यानी G20 की जनरल नॉलेज वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। G20 जैसा नाम से ही साफ है, ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए फोरम बनाने की जरूरत महसूस हुई। वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर स्थापना की। 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। वित्त मंत्रियों के स्तर से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेने लगे। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि G20 की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। इसका जवाब ये है कि साल 2008 में अमेरिका में फोरम की पहली बैठक हुई। अब तक कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और भारत 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन को मिलाकर 20 सदस्य हैं। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। लिहाजा इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। सबसे बड़ा जो एक शिफ्ट आया है भारत में G20 होने से, वो ये है कि G20 एक प्लेटफॉर्म बन गया था कुछ प्रोटेस्टर्स का कई सालों तक, लेकिन इस बार G20 एक प्लेटफॉर्म बन गया है पब्लिक सेलिब्रेशन का। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सुनकर हैरान होंगे, G20 यानी ग्रुप 20 के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की स्केल को देखकर पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हम इस लेवल पर तो कर ही नहीं सकते हैं G20 को।
इस बीच सूत्रों से खबर है कि पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों को कुछ निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को कुछ दिन के लिए प्रोटोकॉल छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत मंडपम तक सरकार की तरफ से उपलब्ध विशेष बसों को से ही आने को कहा गया है। वीआईपी कल्चर से दूरी बनाने के निर्देश दिए गए। और अब बात उस विवाद की जो देश के नाम को लेकर शुरू हुआ है। भारत और इंडिया की सियासी बहस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर जिन्ना को लेकर आ गए। शशि थरूर ने भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर थरूर ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया नाम को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में थरूर ने लिखा, जिन्ना ने भी इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। ये मुद्दा उस घटना की याद दिलाता है जब जिन्ना ने इंडिया नाम रखे जाने का विरोध किया था। सीए की तरह से इस मुद्दे पर भी बीजेपी जिन्ना के विचारों का समर्थन कर रही है। सवाल यह है कि शशि थरूर की पोस्ट में लिखी इन बातों का क्या मतलब है? क्या थरूर जिन्ना की तुलना बीजेपी से कर रहे हैं? क्या थरूर यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह जिन्ना ने इंडिया का विरोध किया उसी तरह बीजेपी के नेता इंडिया शब्द को हटाना चाहते हैं? इस तरह की बातों पर विवाद तो होना ही था। नाम को लेकर छिड़ी जंग में नया चैप्टर खुला तो बयानों की नई जंग भी शुरू हो गई। हालांकि इसे लेकर सूत्रों के आधार पर एक बड़ी खबर आई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वो इस मुद्दे पर ना बोलें। इसी के बाद इसे लेकर बीजेपी नेताओं के सुर एकाएक कल के मुकाबले बदले से दिखे। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. किसने विरोध किया? अरे ये इनको घोस्ट आता है क्या सपने में? भूत प्रेत देखने लगे हैं ये लोग। ये डर, ये हताशा, हम तो प्रतिदिन कहते हैं सुबह शाम इंडिया दैट इज भारत, और ये हम नहीं कहते, ये किताब कहती है। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहाँ कहाँ से हटाओगे? 1949 से कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के अंदर भारत नाम रखने का प्रस्ताव सदन में ले आए थे। कम से कम हमको अंदाज है कि दर्जन भर बार सदन के अंदर लोकसभा में ये प्रस्ताव आया है। हरकतें हैं और इस तरह से जो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खत्म होने नहीं देंगे। विपक्षी दलों ने आलोचना करने की उनकी आदत ही है। उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन किया इसीलिए हम घबरा गए हैं, लेकिन हम घबराने की बात नहीं है। वो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी लिखा है भारत जो कि इंडिया है, हिंदी में लिखा गया। तो उसमें अगर भारत देखा जाएगा तो क्यों विरोध कर रहे हैं? भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, भारत की जो मूल सभ्यता है उसका विरोध करते हैं, जो पुरातन है, जो सनातन है उसका विरोध करते हैं। देश का नाम भारत हो या इंडिया या फिर दोनों, इस वक्त देश में इसे लेकर बहस चल रही है। लेकिन इस विवाद के बीच एक तथ्य यह है कि हमारे संविधान में दोनों शब्द पहले से लिखित हैं। देश के संविधान में इंडिया दैट इज भारत का पहले से ही जिक्र है। इंडिया और भारत दोनों नाम संविधान में दर्ज हैं और एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सवाल यह है कि फिर विवाद क्यों है? तो हम आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरा मामला सियासी है। इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में बीजेपी हो या कांग्रेस, हर किसी ने यू टर्न ले लिया।
देश को इंडिया कहा जाए या भारत, इस पर बहस 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हुई थी। दोनों नाम के लिए अलग अलग दलीलें दी गईं, लेकिन आखिर में बहस को ये कहकर खत्म किया गया कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा जाए। लेकिन नाम का विवाद पिछले 74 साल में कई बार उठता रहा। इस मामले में राजनीतिक दलों का रुख वक्त और हालात के हिसाब से बदलता रहा है। अब कांग्रेस को ही लीजिए। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने राज्यसभा में 2 प्राइवेट बिल पेश किए। इसमें संविधान में हर जगह से इंडिया शब्द हटाने की मांग की गई थी। लेकिन वक्त कैसे बदला, इसे भी देख लीजिए। आज कांग्रेस नाम को मुद्दा बना रही है। स्टैंड बदलने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। कैसे, इसे भी देख लीजिए। 2015 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया। इसमें उन्होंने इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसी साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल एक जनहित याचिका के जरिए देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखे जाने की मांग की गई थी। इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भारत के संविधान में बदलाव कर देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि संविधान में आधिकारिक तौर पर देश के नाम के लिए इंडिया और भारत का जिक्र किया गया है। ऐसा ही एक और वाकया 19 साल पहले का है। 9 अप्रैल 2004 को समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया। तब मुलायम सिंह यादव ने संविधान में इंडिया मतलब भारत लिखने को गलती बताया। अगस्त 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा में देश का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव निर्विरोध पारित हुआ, लेकिन वोटिंग के दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राजनीति का मुद्दा संसद का विशेष सत्र भी है। मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक यानी 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। लेकिन इसे लेकर विपक्षी दल कई सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने संसद के स्पेशल सेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 2 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने सरकार पर विपक्ष को साथ लिए बिना विशेष सत्र बुलाने का आरोप लगाया। चिट्ठी में लिखा है कि संसद का विशेष सत्र विपक्षी दलों से चर्चा किए बिना बुलाया गया। विपक्ष को विशेष सत्र के एजेंडे की कोई जानकारी नहीं। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि 5 दिन सरकारी बिजनेस के लिए रखे गए हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी में लिखा है कि हम विशेष सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें नियमों के तहत अहम मुद्दों पर चर्चा करने की इजाजत दी जाएगी। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में 9 मुद्दे उठाने की बात की थी। जिन मुद्दों का जिक्र चिट्ठी में है उनमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना, केंद्र राज्य संबंध, चीन बॉर्डर और सामाजिक सद्भाव शामिल। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्र बुलाने से पहले विपक्षी दलों से बात नहीं की गई। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे को मीडिया के सामने उठा दिया। इस तरह पूरे मामले में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिए। उन्होंने कहा कि संसद सत्र बुलाने से पहले मुद्दे नहीं बताए जाते। कैसे इस मामले में वार पलटवार किए गए, एक रील के जरिए देखिए। ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। कभी भी अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन सेशन बुलाने के संदर्भ में नहीं होता है। एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख। तो हम गवर्नमेंट में हैं, हमने सेशन बुलाया है। पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारा एजेंडा क्या है हम जरूर बताएंगे। ये तो सीक्रेटली लोकसभा और राज्यसभा नहीं चला सकते हैं। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। तो अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है श्रीमती सोनिया गांधी जी का। दिस इज शेयर ए पॉलिटिसाइज करने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। आप कृपया चर्चा में भाग लो, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे दो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो,
रचनात्मक पॉजिटिव रोल अपना लो और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की शिकायत है कि उसे 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाले विशेष सत्र के एजेंडे की कोई जानकारी नहीं। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर विशेष सत्र बुलाने का मकसद क्या है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल है। हम आपको बताएंगे कि संसद के स्पेशल सेशन का शेड्यूल क्या है और इसमें होगा क्या। टीवी 9 संवाददाता अमोद राय ने सोर्सेज के आधार पर जानकारी दी है कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार पहले दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग में लिए गए प्रमुख फैसलों और पुराने नेताओं के कामकाज को याद किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संसद का इतिहास बताया जाएगा। 18 सितंबर को संसद की पुरानी बिल्डिंग में कार्यवाही का आखिरी दिन होगा। इसी दिन सांसदों का जो है वो फोटो सेशन होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। सूत्रों के मुताबिक इस शुभ मौके पर संसद की कार्रवाई नई बिल्डिंग में शिफ्ट की जा सकती है। यानी 19 सितंबर को संसद भवन की नई बिल्डिंग में पहले सत्र के पहले दिन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के अनुसार दूसरे दिन चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी और G20 सम्मेलन की सफलता पर प्रस्ताव पेश होगा। इसी के साथ देश में अमृत काल के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस सब के बीच में अब एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। फिक्र आपकी में अब वो खबर जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कुत्ते को देखकर जब लोग डरते हैं या पीछे हट जाते हैं तो अक्सर डॉगी ओनर ये नसीहत देते हैं कि ये काटता नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर उस डॉगी ने काट लिया तो? हमारे इस सवाल का जवाब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। एम्बुलेंस में पिता की गोद में गाजियाबाद का रहने वाला शावेज है। कुत्ते ने 15 साल के बच्चे शावेज को काट लिया। इन्फेक्शन इतना बड़ा कि उसकी हालत खराब हो गई। बेबस पिता उसे एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और उस बच्चे की पिता की गोद में तड़पते हुए जान चली गई। बेबस पिता कुछ नहीं कर पाया सिवाय आंसू बहाने के। हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस पिता का कसूर क्या है। क्या बताया भाई साहब? अस्पताल गए आप? अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? पूरे कर दिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कुत्ते ने काट लिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता कहाँ लेके गए आप? हम 3-4 जगह ले गए। आपने अभी शावेज के दादा को सुना, हम आपको उनके पिता को सुना आपने। हम आपको उस कॉलोनी और परिवार के घर भी ले चलेंगे जिनको वो गुनहगार बता रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कुत्ते के काटने पर बच्चे में कौन कौन से वो 5 लक्षण दिखे जिसके बाद परिवार घबरा गया। शावेज पानी पीने से डरने लगा, पहला लक्षण। दूसरा, वो ज़्यादातर अंधेरे में रहने लगा। शावेज हवा में जाने से डरने लगा, उसने खाना पीना बंद कर दिया। और 5वां, वो कुत्ते की तरह आवाज निकालने लगा। कुत्ते ने काट लिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता इस बच्चे की तड़प सही नहीं जाएगी। इस मजबूर पिता की बदनसीबी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन अफसोस, इस तड़प को देखना भी जरूरी है और इस बदनसीबी पर सवाल पूछना भी लाजमी है। 15 बरस का शावेज है ये। शावेज माने मीठी जुबान बोलने वाला, पर यह आवाज कलेजा चीरने वाली है। इस बच्चे के साथ वाकया ही ऐसा हुआ है। इसे कुत्ते ने काटा है। ये रेबीज का शिकार है। ये मौत की दहलीज पर है। इसकी मौत मुकर्रर है और मौत आने के आखिरी लम्हों में ये बदनसीब पिता के आगोश में है। बदनसीब पिता, क्योंकि तमाम कोशिशों और अस्पतालों में भागदौड़ के बावजूद
इसके पास शावेज को बचाने का इलाज नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना, कुत्ते ने काट लिया, बुलाया, बस यही बात की है। आखिरकार शावेज नहीं रहा, लेकिन अपने पीछे आंखें खोलने वाली कहानी छोड़ गया। गली मोहल्लों शहरों में किस्म किस्म के कुत्ते होते हैं, पालतू भी आवारा भी। 1.5 महीने पहले की बात है, मोहल्ले में खेल रहा था शावेज, एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। कल 10 बजे से भागा फिर रहा हूँ, एम्बुलेंस लेकर नाइलाज मेरे बेटे को पोते को कर दिया है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, ये कुत्ता पालने वाले जो ना, इन्हें सबको सजा होनी चाहिए। इत्तेफाक देखिए, घर वाले डांटेंगे तो शावेज ने किसी को नहीं बताया कि उसे कुत्ते ने काटा है। उसने जख्म पर हल्दी लगाया, जख्म ठीक भी हो गया, लेकिन शरीर में रेबीज फैल गया। फिर क्या हुआ, तस्वीरें बयां कर रही हैं। कुत्ते ने काट लिया, बुलाया। कुत्ता पालना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का कुत्ता किसी को काट खाए तो क्या? अगर कुत्ते से आमना सामना हो जाए तो क्या ये कहना जायज है कि मेरा कुत्ता कुछ नहीं करेगा, ये काटता नहीं है? आप डरो मत, लेकिन फिर वही सवाल, अगर कुत्ता काट ले तो? इसका जवाब उनसे जिन पर आरोप है कि उनके कुत्ते ने ही शावेज को काटा है। शावेज की दर्द भरी कहानी बस इतनी भर नहीं है। अब कुत्ते के काटने पर मौत हुई, हंगामा हुआ, तो ये मामला धार्मिक भी हो गया है, हिंदू मुस्लिम से जुड़ गया है। जिन पर आरोप लगे उनका दावा है कि उनको हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। नहीं पता क्यों ये टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है या तो कोई भड़ास वाली बात है, अदरवाइज ये नहीं कहा जाता कि आप तो इकलौता घर है, हिंदू हो, कुछ नहीं होगा, हमारे तो इतने घर हैं, देख लिया जाएगा। ठीक है, आपकी बहन बेटियां बाहर जाती हैं, हमारे क्या, हमारे तो लड़कियां, देखा जाएगा। ये धमकियां हैं। क्या कहें इन लोगों पर, किसी की जान चली गई है, सोचिए जरा। आइए अब देखते हैं टॉप 9। दिल्ली में G20 सम्मेलन की रोशनी से जगमग हुई इमारतें, सुप्रीम कोर्ट और कुतुब मीनार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सर्विस पर G20 बैठक का असर, 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक सर्विस पर पूरी तरह रोक। हेली सर्विस को दिल्ली में बैठक के लिए बुक किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी और एयरफोर्स की संयुक्त युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टर के साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस। राजस्थान के दौसा में अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत लेकर आई महिला पर भड़के मंत्री परसादी लाल मीणा, कहा शर्म करो, किसी के बहकावे में आकर यहां आ गई। पंजाब में लुधियाना के साहनेवाल में फिर शुरू हुआ हवाई अड्डा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिखाई हरी झंडी, साहनेवाल से हिंडन गाजियाबाद के लिए उड़ाने शुरू। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का प्रदेश के कई जिलों में दिख रहा है असर। फरीदाबाद में फिर भिड़े भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के समर्थक। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI की बड़ी जीत, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग बुरी तरह हारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा के स्वागत के लिए सजे मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़।